एक कंट्री का पैसा जो कभी सेफ हेवन था, जो क्राइसिस में भी अपनी वैल्यू को होल्ड करता था, आज वो टूट रहा है बिल्कुल वैसे जैसे जमीन के नीचे कोई जमीन खींच रहा हो। ये जापान के येन की कहानी है। 2026 के शुरुआत में एक यूएस डॉलर के बदले आपको देना पड़ेगा 160 जापानीज येन। ये 180 के बाद सबसे कमजोर लेवल है और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी इकोनॉमी की कहानी है, एक मॉनिटर सिस्टम की कहानी और शायद ग्लोबल फाइनेंस के एक नए चैप्टर की शुरुआत। पहले समझो हुआ क्या। 2022 में जापान येन रफली 115 डॉलर पर था। मतलब किसी को $1 लेना है तो 115 येन देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक स्लो मोशन ट्रेन क्रैश, एक के बाद एक येन गिरता गया। 130, 140, 150 और 160। मार्च 2026 के एंड में डॉलर येन रेट 160.1 पर पहुंचा। जुलाई 2024 के बाद सबसे कमजोर लेवल। ये वही जोन है जहाँ जापान ने पहले भी इमरजेंसी में मार्केट में ढाबा बोला था। अब एक चीज और, जापान का येन सिर्फ एक करेंसी नहीं, हिस्टोरिकली जब भी दुनिया में कोई बड़ी तकलीफ होती है, वॉर, रिसेशन, ग्लोबल क्राइसिस, तब लोग येन ही खरीदते हैं। येन को सेफ एसेट समझा जाता था। तो फिर आज येन से ये टाइटल क्यों छीना जा रहा है, क्यों पूरी दुनिया येन से दूर भाग रही है, आज समझेंगे पूरी कहानी एक एक लेयर खोल के। Japan's economy is slowing down. The yen is weak. That's their currency. The yen is weak. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, ये चैनल मैं अकेला बिल्ड कर रहा हूँ, कोई बड़ी टीम नहीं, कोई बड़े गैजेट नहीं। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि सबसे बड़ी वजह क्या है। इंटरेस्ट रेट। इमेजिन करो एक सिंपल रेट, एक तरफ यूएसए है जहां बैंक में अगर पैसा रखोगे तो अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और दूसरी तरफ जापान जहां पे प्रैक्टिकली कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। तुम बताओ अपना पैसा कहां रखोगे? ऑब्वियसली यूएसए में। और एग्जैक्टली दुनिया के बड़े इन्वेस्टर ने यही किया। लेकिन ये हुआ कैसे? 2022 में जब यूएस में इन्फ्लेशन घोड़े की तरह दौड़ रही थी, फेडरल रिजर्व ने अपना रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक हाई, साफ एग्रेसिव इन्फ्लेशन को रोकना था तो पैसा को महंगा करना पड़ा। बाकी दुनिया ने भी, यूरोप, यूके, सब ने अपने सेंट्रल बैंक के थ्रू रेट बढ़ाए। और जापान की बैंक ऑफ जापान यानी बीओजे ने -0.1% नेगेटिव पर बैठी रही, अपनी अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी को कंटिन्यू रखा यील्ड कर्व कंट्रोल के साथ मार्च 2024 तक। और मार्च 2024 बीओजे ने फाइनली नेगेटिव रेट्स छोड़ दिए, रेट को 0.0 से 0.1% के नैरो रेंज में रखा। ये एक बड़ा हेडलाइन था, हिस्टोरिक एग्जिट सेलिब्रेशन किया गया फाइनेंशियल सर्कल में। लेकिन 0.1% वर्सेस यूएस का 5% प्लस बहुत बड़ा गैप था। लेट 2025 तक बीओजी का रेट सिर्फ 0.5% तक ही पहुंचा, जब जापान में इन्फ्लेशन खुद 2% के ऊपर चल रही थी। मतलब रियल इंटरेस्ट रेट अभी भी डीपली नेगेटिव है। एक तरफ दुनिया के बाकी देश महंगा पैसा दे रहे थे और दूसरी तरफ जापान सीधा बोल रहा था कि हमारा पैसा सस्ता ही रहेगा। और उसके बाद शुरू होती है कैरी ट्रेड की कहानी। ये कैरी ट्रेड एक बहुत ही सेक्सी फाइनेंशियल ट्रिक है। तो गौर से सुनो। स्टेप 1, तुम जापान का पैसा बोरो करते हो नियर जीरो इंटरेस्ट रेट पर, प्रैक्टिकली फ्री का लोन। स्टेप 2, तुम पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करते हो या येन को बेचकर डॉलर खरीदते हो। स्टेप 3, उस डॉलर को यूएस या किसी हाई एसेट्स में लगाओ जहाँ पे 4 से 5% का रिटर्न मिल जाए। स्टेप 4, जो डिफरेंस बचा उसे अपने पॉकेट में रखो, फ्री का प्रॉफिट। और ये सब स्टेप जो तुमने फॉलो किया, ये कैरी ट्रेड कहलाता है। और दुनिया के बड़े हेज फंड्स, ग्लोबल इन्वेस्टर सब यही कर रहे हैं, येन में बोरो कर रहे हैं और डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब का मतलब येन के लिए क्या है? मतलब येन की कांस्टेंट सेलिंग, हर दिन हर मिनट, सिंथेटिक शॉर्ट पोजीशनिंग। इसलिए येन का रेट और नीचे डूबता जा रहा है। और जब एक करेंसी का यूज सिर्फ एक ही चीज में हो, जो दुनिया की फंडिंग करेंसी है, तो वो नेचुरली वीक होगी ना। और ये एक बहुत बड़ा विशियस साइकिल है और ये अभी अपनी पूरी स्पीड से चल रहा है। ओके, तो इंटरेस्ट रेट समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, जापान का ट्रेड डेफिसिट। जापान का एक लेगेसी था, वो एक एक्सपोर्ट पावर हाउस था। सोनी, टोयोटा, होंडा, जापान के प्रोडक्ट दुनिया खरीदती थी, तो नेचुरली डॉलर आता था जापान में, येन स्ट्रॉन्ग रहता था। लेकिन 2022 के बाद सब कुछ बदल गया। इंपोर्ट्स बढ़ गई और एक्सपोर्ट ने पेस नहीं पकड़ी। वजह महंगे एनर्जी इंपोर्ट्स, स्पेशली लिक्विफाइड नेचुरल गैस और ऑयल्स। जापान खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, सब बाहर से मंगाना पड़ता है। और जब ग्लोबल एनर्जी प्राइस बढ़े, जो 2022 से 24 में बहुत ज्यादा बढ़े, जिसकी वजह से जापान को बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी को स्पेंड करनी पड़ी। रोज इनवॉइस के बाद इनवॉइस जापानीज कंपनी येन को बेचकर डॉलर या यूरो खरीद रही थी अपने इंपोर्ट्स को पे करने के लिए। और देखो, एक और क्रूअल आयरनी है, जब येन कमजोर होता है तो इंपोर्ट्स और महंगे हो जाते हैं। मतलब और ज्यादा येन स्पेंड करो, मतलब ट्रेड डेफिसिट और बढ़ेगा, मतलब येन और नीचे जाएगा। ये एक फीडबैक लूप है, एक चक्रव्यूह। ये वही चीज है जो जापान के 1990 से 2000 के दिनों से अलग है। तब स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट येन को नेचुरली सपोर्ट करते थे, आज वही स्ट्रक्चर सपोर्ट खत्म हो गया है। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे डरावनी वजह पर, जापान का डेट और फिस्कल पॉलिसी। जापान का पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है, बहुत और बेहिसाब। और इन्वेस्टर को पहले सिर्फ इंटरेस्ट रेट की चिंता थी, लेकिन लेट 2025 और अर्ली 2026 में एक नया डर आया। और वो डर क्या था? जापान फिस्कल डिसिप्लिन छोड़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर शिने टाइकेची, जिनकी गवर्नमेंट आई, उन्होंने बात की टैक्स कट करने की, ज्यादा स्पेंडिंग की, ग्रोथ स्टिमुलेट करने की। सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए रेड
रेड फ्लैग, क्योंकि अगर जापान ज्यादा स्पेंड करे, ज्यादा डेट ले और बीओजी रेट्स नहीं बढ़े तो येन की वैल्यू और गिरती जाएगी, कॉन्फिडेंस टूटता जाएगा। और अगर वो जीत जाते हैं तो हाई चांसेस थे कि और एक्सपेंशनरी पॉलिसीज आए, मतलब और स्पेंडिंग और स्टिमुलस और सिस्टम में और लिक्विडिटी, और इसकी वजह से येन और डाउन जा रहा था। अब बीओजे का डिलेमा देखते हैं। बीओजे अगर एग्रेसिवली रेट बढ़ाए तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाएगा बहुत तेजी से। पहले से ऑलरेडी इन डेट, गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर पाएगी। बॉन्ड मार्केट अनस्टेबल हो सकता है, तो बीओजे की मजबूरी है धीरे धीरे चलो, बहुत धीरे। और मार्केट को ये सब क्लियरली दिख रहा है, उन्हें पता है चाहे इन्फ्लेशन 2% के ऊपर चला जाए, जापान के रियल इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टाइम तक नेगेटिव ही रहने वाले हैं। मतलब पैसा रखने का रिवॉर्ड नहीं, पेनल्टी मिल रही है। अब सोचो, अगर तुम इन्वेस्टर हो तो क्या तुम ऐसी करेंसी को होल्ड करोगे जो अपनी वैल्यू लूज कर रही है? बिल्कुल नहीं। तो मार्केट का भी सिंपल लॉजिक है, येन को होल्ड मत करो, शॉर्ट करो। ओके, तो 3 पिलर तो समझ गए। पहला, इंटरेस्ट का गैप, बीओजी की अल्ट्रा लूजिंग पॉलिसी वर्सेस बाकी दुनिया। दूसरा, स्ट्रक्चरल ट्रेड डेफिसिट और एनर्जी इंपोर्ट्स डिपेंडेंस। तीसरा, फिस्कल फियर्स और डेट सस्टेनेबिलिटी। लेकिन एक चौथा फैक्टर भी है जो इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, स्पेकुलेशन और सेंटीमेंट। बड़े ग्लोबल फंड्स, ये लोग बहुत बड़े शॉर्ट पोजिशनिंग होल्ड कर रहे हैं येन में। नियर जीरो बोइंग कॉस्ट पे येन को बोरो करो और कहीं भी इन्वेस्ट करो, और जितना ज्यादा लोग ये करते हैं उतना ही येन नीचे जाता है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि येन अब इकोनॉमिक फंडामेंटल से काफी अलग प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, यानी ये अंडर वैल्यूड है फंडामेंटली, लेकिन मार्केट में ये गैप और बढ़ता जा रहा है। और एक चीज और रिमेंबर, मैंने वीडियो में पहले ही कहा था कि येन एक सेफ हेवन था, लेकिन अब वो भी खत्म होता जा रहा है। हिस्टोरिकली जब भी दुनिया में कोई भी बड़ा क्राइसिस होता था तो इन्वेस्टर येन खरीदने लगते थे, रिस्क ऑफ ट्रेड। लेकिन 2025-26 में मिडिल ईस्ट में जब टेंशन बढ़ा, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई, तो इन्वेस्टर कहाँ गए? यूएस डॉलर में, गोल्ड में, येन में नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि येन अब वो रिटर्न नहीं दे पा रहा है जो इन्वेस्टर चाहते हैं। जापान ट्रेड डेफिसिट में है और येन बहुत लो है, तो वो सेफ हेवन का जो लॉजिक है वो खत्म। डॉलर ने अपना वो सेफ हेवन क्राउन मजबूत कर लिया है और येन ने अपना वो खो दिया। अब एक सवाल है जो हर कोई पूछता है, अगर येन इतना वीक है तो बीओजे रेट क्यों नहीं बढ़ा रहा एग्रेसिवली? क्योंकि ये करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? लेकिन अगर ये इतना सिंपल होता तो ये कब का हो जाता। समझो जापान की हिस्ट्री, जापान ने 2 डेकेड से ज्यादा टाइम डिफ्लेशन से लड़ा। डिफ्लेशन में प्रोडक्ट का प्राइस लगातार गिरता रहता है और लोग स्पेंड करना बंद कर देते हैं और इकोनॉमी काफी स्लो आती है, और ये कॉम्बिनेशन काफी टेरिबल है। लेकिन डिफ्लेशन के टाइम पे जापान ने क्या किया? जीरो इंटरेस्ट रेट, इवन नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, क्वांटिटेटिव ईजिंग, यील्ड कर्व कंट्रोल, सब कुछ ट्राई किया और इन सब काम का एक ही मेन गोल था, इन्फ्लेशन वापस लाओ। मार्च 2024 में जब बीओजे ने फाइनली नेगेटिव रेट्स छोड़े तो ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। लेकिन बीओजे ने इमीडिएटली क्लियर कर दिया कि ये कोई एग्रेसिवली हाइकिंग साइकिल की शुरुआत नहीं है, सपोर्टिव फाइनेंशियल कंडीशन रहेंगे, डिस्टेंस है स्टिल 2% इन्फ्लेशन टारगेट से। वैसे भी बीओजे एग्रेसिव नहीं हो सकता, उससे कई सारे रीजन है। पहला रीजन, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो इकोनॉमी की कमजोरी का रिस्क ज्यादा है और जापान का पोटेंशियल ग्रोथ रेट है सिर्फ 1 से 2%। दूसरा रीजन, जापान के पास पब्लिक डेट बहुत ज्यादा है। तीसरा रीजन, बॉन्ड मार्केट का इंस्टेबिलिटी का डर, जिसकी वजह से फिस्कल क्राइसिस आ सकते हैं। और चौथा रीजन, डिफ्लेशन का डर। तो बीओजे के पास सिर्फ 2 चॉइस है, करेंसी वीकनेस को टॉलरेट करो या इकोनॉमिक डिस्टेबलाइज करो। लेकिन अभी तक वो करेंसी वीकनेस को टॉलरेट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ रहा है जापान में। वीक येन की एक डबल एज स्टोरी है। पहला साइड लूजर्स, कॉमन जापानीज हाउस होल्ड। येन अगर कमजोर है तो इंपोर्ट्स वाली चीजें और महंगी होगी। एनर्जी में जापान सब कुछ इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से बिल ज्यादा, खाना महंगा, पेट्रोल महंगा, और वेजेस इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में और पीछे। मतलब रियल इनकम गिर रही है, लोग आज पहले से कम अफोर्ड कर पा रहे हैं वही चीजें जो पहले खरीद पाते थे। कंज्यूमर सेंटीमेंट डाउन और परचेजिंग पावर काफी वीक। दूसरी साइड विनर्स की, बड़ी जापानीज एक्सपोर्ट कंपनी टोयोटा, सोनी, निंटेंडो जैसे बड़े जायंट्स, वो ओवरसीज में डॉलर या यूरो में कमा रहे हैं, और जब वो येन में कन्वर्ट करते हैं तो रिकॉर्ड प्रॉफिट, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई। यानी जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है वो ज्यादा कमा रही है और वो अपना हाई प्रॉफिट बुक कर रही है। और ये सब मिलकर एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी क्रिएट करता है। एक्सपोर्टर्स और स्टॉक मार्केट चाहते हैं कि येन हमेशा वीक रहे, लेकिन कॉमन कंज्यूमर सफर कर रहा है और गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि किसकी साइड लेना है। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि येन 160 पे रुकेगा या और नीचे गिरेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।